Hello everyone, welcome back to our channel Education by Arpita Sharma. I am Arpita Sharma and today we are going to discuss a new topic of human development which is stages of moral development by Kohlberg. इससे पहले हमने दो वीडियोस में डिस्कस किया है जी पियाजे और ब्रूनर की थ्योरी। तो उनकी थ्योरी भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इनकी थ्योरी समझ में आएगी। ओके, सो वो हम आप कहाँ से देख सकते हैं? आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट 2025 से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आपको सिंपली जाकर क्लिक करना है एंड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अदरवाइज ऑप्शन ये है कि आप आई बटन पे देखिएगा, आपको लिंक मिलेगी एंड वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, अपने टॉपिक को स्टार्ट। सो स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। काफी सारे स्कॉलर्स होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं जो अपनी अपनी थ्योरी देते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। तो अपनी मोरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ देते हैं, कुछ और अलग डायमेंशन पे देते हैं। तो यहाँ पे हम मोरल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। मतलब कि मानसिक विकास जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो कैसे होता है उसके बारे में हम बात करें। मोरालिटी कैसे आती है, बिहेवियर कैसे आता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करें। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेशन बाय मी। ओके, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कोलबर्ग फर्दर डेवलप्ड पियाजे डिस्क्रिप्शन ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स। इससे पहले हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है वीडियो में कि पियाजे भी अपना जो डिस्क्रिप्शन है मोरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उन्होंने दिया, मतलब उन्होंने अपनी थ्योरी दी। उसमें क्या क्या दिया है? उसमें दिया है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये सारे स्टेजेस में उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है और एक एक स्टेज के बारे में बताया है कि किस स्टेज में जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा और क्या क्या चीजें सीखेगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो इन्होंने भी उसको फर्दर डिस्क्राइब करते हुए बताया है। आगे हम पढ़ेंगे इन्होंने कैसे स्टेजेस बताए हैं। पूरा सेम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उनसे मिलता जुलता है, जैसे कि उन्होंने स्टेजेस बताए हैं वैसे इन्होंने भी स्टेजेस बताए। Like Piaget, Kohlberg also believes that the child's moral development proceeds from specificity to generality. तो स्पेसिफिसिटी से जनरलिटी में जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, it transforms itself from the conceptualization of immediate retribution to the well-being of the others contained in general rules. एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कंसेप्चुअलाइजेशन होता है, मतलब कंसेप्ट को वो समझते हैं, आसपास देखते हैं क्या चीज चल रहा है और एक जनरल रूल्स को वो बनाते हैं, ठीक है। कैसे रूल्स को बनाते हैं कि सपोज एक कोई रूल, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने माउस हिलाया और मैंने माउस हिलाया यहाँ वहां किया और फिर ले जाके मैंने उसको उसकी प्लेस पे रखा, तो वो क्या समझेंगे कि एक रूल है कि माउस को कहीं भी लेके जा रहे हैं लेकिन उसको उसकी प्लेस पे हमें रखना होगा, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये चीज उनको कैसे पता चली? ये चीज उनको कैसे पता चली? उनको आसपास के लोगों को देखकर पता चली। तो ये कंसेप्चुअलाइजेशन होता है, ओके। तो एक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट का उनको फियर होता है। पनिशमेंट का क्या होता है? फियर होता है, ओके। आगे देखेंगे, इन हिज रिसर्चेस कोलबर्ग employed interview technique which brought him to this conclusion that there are following stages, यहाँ पे स्टेज होगा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, of the moral development of the child। तो एक टेक्निक उन्होंने बनाई थी, क्या टेक्निक थी? इंटरव्यू लेने की टेक्निक। इंटरव्यू क्या होता है ये हम सभी को पता है, एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होता है। जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन पूछता है, जो इंटरव्यूई होता है वो आंसर देता है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन आंसर की जो टेक्निक उन्होंने बनाई है, इससे हमको ये पता चला है कि जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है
वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। कैसे डिफरेंट स्टेजेस में होता है? उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की। तो वो जो बातचीत हुई, वो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, वो हर एक एज ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने अलग अलग आंसर दिए। इससे पता चला कि हाँ, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको वर्ड बताया था इससे पहले, इस स्पेसिफिसिटी टू जनरलिटी, इसका मतलब ये है कि हम पहले एक जगह पे स्पेसिफिक है। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये काम करते हैं और हमसे खराब होता है, हम उसको दोबारा एक जगह पे जमा कर नहीं रखते तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन फिर उस स्पेसिफिसिटी से हम जनरलिटी में जाते हैं। हम समझते हैं कि हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि उस चीज को उठा के वहीं पर रखनी है, लेकिन ऐसा करने से हम क्या बनते हैं? हम एक गुड गर्ल या फिर गुड बॉय बनते हैं। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे स्टेज में, गुड गर्ल, गुड बॉय, गोल्डन स्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से जनरलिटी आती है, हम समझना स्टार्ट करते हैं कि जो ये इमेजिनरी रूल्स हम सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं स्टेजेस को। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। स्टेज 1 प्री कन्वेक्शनल स्टेज, स्टेज 2 कन्वेक्शनल मोरालिटी, स्टेज 3 पोस्ट कन्वेक्शनल मोरालिटी। इसके अंदर भी फर्दर 2 कैटेगरीज में आपको स्टेज मिलेंगे, 2 स्टेजेस इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेजेस। प्री कन्वेक्शनल स्टेज सबसे पहले देखेंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें हम वही चीज है, अगर कोई चीज ओबे नहीं करते, कोई चीज नहीं मानते हैं, तो उसके रिटर्न में हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो वही चीज यहाँ पर एक माइंडसेट होता है बच्चों का। At this stage, the child primarily pays attention towards keeping himself away from difficulty and this way saves himself from pain, obstruction to his freedom and anxiety. तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर इस स्टेज में ना ये कोई भी डिफिकल्टी से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें क्या लगता है कि अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो उसके बदले में पनिशमेंट मिलेगी। ओके, सो किसी भी पेन से, पेन का मतलब है पनिशमेंट से, ये बचे रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी जगह, उसी टाइम पे एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है टू द फ्रीडम, क्योंकि वो कोई भी काम फ्रीली नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइटी भी होती है। This is similar to the stage described by Piaget at the stage of objective responsibility. Objective responsibility में भी पियाजे ने इसी तरीके के स्टेज को डिस्क्राइब किया है। स्टेज 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन क्या है? The child at this stage also remains attentive to his needs, but he understands now that the others too have rights. तो अब वो अपनी नीड्स के लिए अटेंटिव है, लेकिन वो समझ रहा है कि अदर्स ऑल्सो हैव राइट्स। किस चीज के लिए? कि अगर कोई काम वो कर रहा है तो केवल उसके लिए ही वो काम नहीं हो रहा है, अदर जो बाकी लोग हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? तो सारी जो पूरी सोसाइटी है, पूरी सराउंडिंग है उसकी, उस बच्चे की, तो उसके सराउंडिंग में केवल वही काम नहीं होगा जो वो चाहेगा। अदर लोगों को, जो अदर पीपल है, उनको भी हमको देख के चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। Because of this, sometimes he agrees to compromise on the efforts for fulfilling the needs of other persons. यहाँ पे sort of compromise भी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी। 2 सिबलिंग्स हैं, जो एल्डर सिबलिंग है और जो उससे छोटे हैं, वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं फॉर अ चॉकलेट। तो जो एल्डर है उनको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है जो एक और लड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ यहाँ पर होता है कि अब सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। जैसे कि दूसरे का काम कुछ हो रहा है, जैसे कि आपको कहीं जाना है आज, लेकिन आपका चल जाएगा, आप कहीं कल भी चले जाओगे तो चल जाएगा, कुछ ऐसी इमरजेंसी नहीं। तो आपके पास जो बाइक है वो दूसरे को चाहिए है, वो मांग रहा है,
लेकिन उसको इमरजेंसी, तो आपने उसको दे दिया, आपने कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो ठीक है मेरे को इमरजेंसी नहीं है, मैं कल चला जाऊंगा, आज मैं इसको बाइक दे देता हूँ। तो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज की जो फीलिंग है, जो बिहेवियर है, वो आना स्टार्ट हो जाता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेज। नेक्स्ट में आते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, द गोल्डन रूल, saw and order orientation. At this stage, the child begins to like goodwill of others and tries to please others and to obtain their approval. तो गुडविल ऑफ अदर्स को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, और उनका जो अप्रूवल है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज योर मदर इज देयर एंड यू वांटेड टू गो फॉर अ कैंपिंग विद योर फ्रेंड्स, तो आपको एक अप्रूवल लेना है, अपनी मदर से पूछना है कि आप जाएं कि नहीं जाएं। तो जैसे अपनी मदर मना कर देती है तो आप बहुत ज्यादा प्लीज करेंगे उनको, मतलब उनको बहुत ज्यादा मनाएंगे, बोलेंगे कि चले जाने दीजिए, ये सारी चीजें। उनको मनाने के बाद आप उनका अप्रूवल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनका गुडविल कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। He molds himself to the traditional pattern of social norms and in arriving at judgments keeps himself and others' intentions in mind. तो वो दूसरों की इंटेंशन को भी माइंड में रखता है और उनसे कैसे बातचीत करनी है उसको भी माइंड में रखता है, और दूसरों को जज करना भी वो समझने लगता है। What Piaget calls as personal responsibility that appears at this stage. एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस स्टेज में आती है अकॉर्डिंग टू पियाजेट। नेक्स्ट है सॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। The child understands that the social system is dependent on the performance of their duties by the individuals and on their willingness for respecting the law. तो अब वो जो चाइल्ड है वो समझना स्टार्ट करता है दैट सोशल सिस्टम किस पे डिपेंड है, अपनी ड्यूटीज के परफॉर्मेंस पे डिपेंड है, जो वो अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर रिस्पेक्टिंग द लॉ। जैसे आपस में यूनिटी बनाए रखना, आपस में कोऑर्डिनेशन करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, तो ये सब लॉ में मेंशन है, ये सब हम अपनी मर्जी से करते हैं क्योंकि वी ऑल्सो वांट पीस। इस चीज को समझना अब इस स्टेज में स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे 4 स्टेजेस हुए। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या है, राइट एक्शंस आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दोज नॉर्म्स, नीड्स एंड राइट्स व्हिच आर एक्सेप्टेड unanimously by the society. तो जो एक्शंस हैं, जो नॉर्म्स है, जो नीड्स हैं, जो राइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाएंगे। मतलब राइट एक्शन किसको कहते हैं और किसको रॉन्ग एक्शन कहते हैं, ये सब किससे डिसाइड होंगे, नॉर्म्स, नीड्स और राइट्स, जो कि डिसाइड करेगी सोसाइटी, जो सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेबल होगा। जैसे कोई एक सोसाइटी है, वो एक रिलीजन को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वहीं पे दूसरे रिलीजन को वो बोलती है कि ये अच्छा नहीं है, इसे हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वो क्या है, राइट एक्शन नहीं है। सो यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं कि राइट एक्शन वो होगा जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। सोसाइटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं, मतलब ये पीपल जो है, सिटीजन जो है, लोग जो है उसे एक्सेप्ट करेंगे। Through a proper procedure, these norms can be changed. तो norms को बदला भी जा सकता है, rules को बदला भी जा सकता है। Hence, whatever decision are taken at this stage are norms flexible. यहाँ पे most होगा, most of, यहाँ पे द होगा, mistake हो गया। Most of the adults are capable of functioning at this stage, if not for all times, then are least sunshine. तो इसमें ये सारी चीजें फंक्शन करनी स्टार्ट कर देते हैं, एडल्ट समझना स्टार्ट करते हैं,
लोगों को, सोसाइटी को, रूल्स जो बने हैं पूरे नेशन वाइड, उसको, इन सारी चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं, राइट एक्शन को समझना स्टार्ट करते हैं कि अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, दूसरों की मदद करना अच्छी चीज होती है, लोग उसको काफी ज्यादा सराहते हैं, काफी ज्यादा अच्छा कहते हैं, है ना, ब्लेस करते हैं। लेकिन वहीं पे हम अगर किसी की कोई चीज को चुरा रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, लोग हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहते। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं क्या चीजें अच्छी है और क्या चीजें बुरी है। नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। At this stage, the individual not only keeps in mind the norms of the society but also the limits to which the universal principles are applicable. In extreme cases, the individual is prepared to sacrifice his all for the maintenance of these norms. He may even be prepared to sacrifice his life. Very few individuals reach up to this level of morality. तो इस मोरालिटी के लेवल पे हमको देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो केवल अपने माइंड पे ये नहीं रखते कि नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स का मतलब है रूल्स क्या है, क्या अच्छी चीजें क्या बुरी चीजें हैं, लेकिन ऑल्सो इसको ध्यान में रखते हैं कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उसको भी हमको ध्यान में रखना है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये हम सभी को पता है ना, जैसे कि दूसरों की मदद करना, है ना, जो एल्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देना, ये सारी चीजें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में आती हैं, ठीक है। और इन एक्सट्रीम केसेस अगर ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और इसको फॉलो करने के लिए वो अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ओके, तो कुछ ही इंडिविजुअल होते हैं जो इस लेवल ऑफ मोरालिटी पे पहुंच पाते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल है जहाँ पे हम अपनी मोरालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, हम एक गुड गर्ल या गुड बॉय बनना चाहते हैं। ओके, क्लियर हो गया ना? सो नाउ एज अ कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं? Experiment conducted by Goldberg led him to believe that the individual definitely passes through all these stages. It means that the child will not develop the concept of morality from stage 2. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन है, जो इंडिविजुअल है, वो तीनों ही स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, और it means that the child will not develop the concept of morality from stage 2. इसका क्या मतलब है? तीसरे स्टेज अगर उसको मतलब हो कि दूसरे स्टेज पे अच्छी से उनकी मोरालिटी डेवलप नहीं होती है, he will first of all have to pass through stage 1. पहले स्टेज 1 में उनको रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर स्टेज 2 में and then 3. With this, it has also been found that a person, irrespective of at what stage of moral development he is, makes his judgment on the basis of many determinants. तो अपने जजमेंट को अलग अलग बेसिस पे वो कर सकते हैं। जैसे हमने जजमेंट के लिए कौन सा स्टेज देखा था, इधर आ जाते हैं कि नाइस गर्ल गुड बॉय, तो इनके जो जज कर रहे हैं तो किस बेसिस पे जज कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। For example, a child of 8 years mostly takes his moral decisions at the stage 3. तो मोरल जो 8 इयर्स का चाइल्ड है वो मोरल डिसीजन स्टेज 3 पे लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस वाले स्टेज पर, बट इन द केस ऑफ टेंशन और स्ट्रेस he starts making his decision at स्टेज 2 और स्टेज 1. तो नॉर्मल जो चाइल्ड है वो तो स्टेज 3 पर ही लेगा, नाइस गर्ल गुड बॉय, लेकिन अगर टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है किसी चीज का, लाइफ सही से नहीं है, तो फिर टेंशन और स्ट्रेस के कारण डिसीजन अपने सेकेंड स्टेज या फिर फर्स्ट स्टेज से भी लेने स्टार्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई क्या है, ऑर्फन है, ऑर्फन का मतलब कोई लाइक जिसके मम्मी पापा नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो वो अपने डिसीजन तो खुद ही लेगा, और कौन लेगा उसके डिसीजन, है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा कंक्लूजन कंप्लीट।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बार बार इसे रिवाइंड करके देखिए। इम्पोर्टेंट है ये थ्योरी समझना, और आप इसे रट के नहीं समझ सकते, आपको इसको समझना ही पड़ेगा, इसका मीनिंग है ना, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि और भी जो थ्योरी मैं लाऊंगी, अभी बची हैं कुछ थ्योरीज तो मैं उसको लेकर आऊंगी, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट करके आप जरूर बताना जो भी आपको अगली वीडियो चाहिए हो, और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। सो नाउ, इससे पहले आप क्या सोच रहे थे कि काफी ज्यादा मुश्किल, बट नाउ आप कुछ ऐसे फील कर रहे हैं, हाँ, नाउ इट्स इजी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।